Hello everyone, I am Mannu Kumar Nayak, lecturer in mechanical engineering from Government Polytechnic Kharagad। CSPT यूनिवर्सिटी के अंदर में एक डिप्लोमा कोर्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक थर्ड सेमेस्टर में कोर्स है जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। इसको मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के नाम से भी जानते हैं, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड सेमेस्टर में है। इसमें 8 यूनिट में भर भर के है इसमें, और सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट कह सकते हैं इसको डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए मैकेनिकल का। और इसमें कंटेंट वाइज भी काफ़ी लेंदी है, 8 यूनिट हैं और सारे के सारे लंबे लंबे हैं। सब में न्यूमेरिकल्स आते हैं, सब में न्यूमेरिकल भरा हुआ है। तो इसीलिए इसमें बैकलॉग की संख्या जो है बहुत ज़्यादा रहती है, बच्चों का बैकलॉग लग जाता है इसमें। तो मैं इसमें ये इसलिए मैं ये सोचा कि इसमें एक लेक्चर सीरीज रिकॉर्ड किया जाए ताकि थोड़ा हेल्प हो सके बच्चों को। तो आपसे बस यही निवेदन रहेगा, जो भी आप इसको देख रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, आप अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए वीडियो को ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो लेक्चर सीरीज़ है उसको कंटिन्यू रखूँ। तो ये कंडीशनल है, कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है। अगर आपसे सपोर्ट मिलेगा, आप शेयर करेंगे, मुझे लगेगा कि बच्चों का फ़ायदा हो रहा है, तो मैं इसको करूँगा कंटिन्यू। तो सबसे पहले मैं जो सब्जेक्ट शुरू करने वाला हूँ उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है करिकुलम जो दिया होता है उसको ज़रूर जाकर देखें। ये आपका CSVT का करिकुलम है। ये जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, इसमें 8 चैप्टर हैं। इसमें कोर्स आउटकम क्या है, रेशनल क्या है, प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें कंटेंट क्या क्या पढ़ने हैं, सेल्फ लर्निंग पार्ट क्या है, लेबोरेटरी इंस्ट्रक्शंस पार्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। और इसके बाद जो स्पेसिफिकेशन टेबल है उसमें आपको ध्यान होना चाहिए। 8 यूनिट में कितने कितने नंबर से आना है, टोटल 70 नंबर का कितना कैसे बाइफर्केशन है वो आपको जानना चाहिए। इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस 8 नंबर में से कितना कितना है, रिमेंबर लेवल का, अंडरस्टैंडिंग लेवल का, एप्लीकेशन लेवल का, वो आपको जानना पड़ेगा। इसी के हिसाब से आपका जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का और CT भी हो सकता है, अगर कोई फॉलो करते हैं इसको तो आपका इसी हिसाब से आना चाहिए। जिसमें रिमेंबर मतलब होता है जिसमें आप मेमोराइज करते हैं, याद करके रखते हैं, जैसे फार्मूला हुआ, डेफिनेशन हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 2 नंबर के आते हैं, कोई भी चीज़ जो याद करने लायक होता है उसको R में रखते हैं, रिमेंबर लेवल पे रखते हैं, सबसे छोटा लेवल है। उसके ऊपर में आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल या कंप्रीहेंशन भी बोलते हैं इसको। इसमें होता है आपका डिफ्रेंशिएट, इसके बीच में और इसके बीच में कीजिए, डिस्टिंग्विश कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, है ना। ये सारी चीज़ें जो आती हैं, है ना, इससे क्या समझते हैं, इससे क्या तात्पर्य है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है, थोड़ा सा ऊपर है इसमें, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके बाद जो लास्ट होता है डिप्लोमा के हिसाब से, इसके ऊपर और भी होते हैं लेकिन आपको डिप्लोमा लेवल तक, एप्लीकेशन लेवल तक पूछा जाता है। एप्लीकेशन लेवल में आपको अप्लाई करने के लिए बोला जाएगा, कुछ सिनेरियो देंगे, उसमें आपको उस चीज़ को रख करके नया चीज़ बनाना है। इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्टली, तो न्यूमेरिकल आपको बनाना होगा, है ना। तो ये सब जो है इसमें बाइफर्केशन है, किसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप ज़रूर हर सब्जेक्ट के लिए आप चेक करें, है ना। तो इसको करिकुलम को अच्छे से पढ़िए। उसमें बुक्स रिकमेंड होता है, वीडियोस रिकमेंडेड होता है, सेल्फ लर्निंग होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है, डिटेल्ड है, ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। इसके साथ मैं आपके सब्जेक्ट के कंटेंट में आगे बढ़ता हूँ मैं। ये हमारा जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ये डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में मैकेनिकल वाले पढ़ते हैं और ये सिविल वाले भी पढ़ते हैं। तो जिनके लिए अगर उपयोगी है तो आप वो सिलेक्टिव चीज़ को आप इस वीडियो से देख सकते हैं, सीरीज से देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहला जो यूनिट है हमारा वो है डायरेक्ट स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंस। मतलब इसमें हम स्ट्रेस, प्रतिबल और स्ट्रेंस विकृति के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा। तो अप्लाइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को वैसे तो 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है फर्स्ट पार्ट जो होता है अप्लाइड मैकेनिक्स आता है, जिसमें स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, ये आप अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ गए हैं। दूसरा जो भाग होता है वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। देखिए, अप्लाइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। अप्लाइड मैकेनिक्स में आपने अगर जाना होगा तो फर्स्ट एजम्पशन हमने जो लिया था वो था कि जो सारे बॉडीज़ हैं वो रिजिड बॉडी हैं, है ना, रिजिड बॉडीज़ हैं। तो वहाँ पर हमारा पहला था, तो रिजिड बॉडी में कोई भी इंटरनल इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम उसमें सिर्फ बाह्य प्रभाव के बारे में पढ़े थे। ठीक है, अप्लाइड मैकेनिक्स में वी हैव ओनली स्टडीड अबाउट द रिजिड बॉडी,
एंड वी हैव ओनली सीन द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द ऑन द बॉडी, ठीक है। बाह्य प्रभाव देखे थे, रिजिड बॉडी देखे थे। जबकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या होता है, मटेरियल के अंदर जाना है आपको। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम बाहरी प्रभाव को नहीं देखने वाले, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम आंतरिक प्रभाव के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटरनल इफेक्ट, कैसे डिफॉर्मेशन होगा इसमें, कैसे डिफ्लेक्शन होगा, कैसे स्ट्रेस आएगा, कितना स्ट्रेन होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा, वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, लंबाई चौड़ा में कितना कितना क्या परिवर्तन होगा, ये सारा चीज़ें हम जो है इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बॉडीज होते हैं डिफॉर्मेबल, अप्लाइड मैकेनिक्स में होते हैं रिजिड बॉडी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम पढ़ेंगे इंटरनल इफेक्ट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स में हम पढ़े हैं एक्सटर्नल इफेक्ट। अब फोर्स जब किसी वस्तु पर लगता है तो दो तरीके के प्रभाव दिखते हैं, एक होता है एक्सटर्नल इफेक्ट, दूसरा होता है इंटरनल इफेक्ट। चलिए अगर अप्लाइड मैकेनिक्स में याद नहीं कर पाए होंगे तो मैं बता देता हूँ आपको। एक्सटर्नल इफेक्ट मतलब जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रोटेशन, है ना, और जो मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर रोटेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन रोटेशनल वेलोसिटी, ये सारे जो चीज़ें होती हैं वो एक्सटर्नल इफेक्ट के अंदर में आता है, ठीक है। तो इंटरनल इफेक्ट क्या है? इंटरनल इफेक्ट में तीन चीज़ें देखा जाता है, टेंशन, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तीन चीज़ें हैं। टेंशन है, मटेरियल के अंदर में क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, टेंशन आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, और क्या हो सकता है, स्ट्रेन आ सकता है। स्ट्रेस मतलब कि जो फोर्स टेंशन बाय एरिया है ना, वो ऐसा मान सकते हैं। और दूसरा जो स्ट्रेन है वो है विकृति, कि लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ, चौड़ाई में कितना हुआ, ऊंचाई में कितना, ओवरऑल वॉल्यूम में कितना परिवर्तन हुआ, जो शेप में चेंजेस हो रहा है उसी को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, विकृति बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। शब्दों में ध्यान देंगे, स्ट्रेंथ, स्ट्रेन और स्ट्रेस, तीन चीज़ें आएंगे जो लगभग वैसे वैसे लगते हैं। चलिए ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का नाम तो बता चुका हूँ मैं, अप्लाइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफरेंस आपको समझा दिया हूँ मैं, है ना। ये आप जो डिफरेंस है आप वीडियो को पॉज करके और भी देख सकते हैं, है ना, ठीक है। हाँ, अब इसके बारे में हम जो दूसरा कॉन्सेप्ट था हम देखने वाले थे वो है एक्सटर्नल और इंटरनल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। ये तो मैं अभी बताया जस्ट, है ना। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है, मैं थोड़ा इधर आपको ले जाता हूँ। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, आपने 6 कंडीशंस देखे होंगे इक्विलिब्रियम का अप्लाइड मैकेनिक्स में। कोई वस्तु इक्विलिब्रियम में होता है, इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था, ऐसा मान सकते हैं। 6 कंडीशंस था हमारा इक्विलिब्रियम का, कि समेसन ऑफ 6 कंडीशंस था। समेसन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 था, समेसन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए, समेसन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए, समेसन ऑफ मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0, समेसन ऑफ मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस इक्वल टू 0, समेसन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0। मतलब ये है कि सारे डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में यदि देखें तो वेक्टर सम जो ऑल द फोर्सेस का है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। सारे डायरेक्शन में जो फोर्सेस का वेक्टर सम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, ठीक है। किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट जो है उसका वेक्टर सम 0 होना चाहिए। तो किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट न्यूट्रल होना चाहिए, किसी भी एक्सिस के अबाउट आपका जो फोर्सेस है किसी भी डायरेक्शन में वो भी 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए कोई भी डायरेक्शन में, नेट मोमेंट किसी भी एक्सिस के अबाउट 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं, वस्तु को इक्विलिब्रियम में बोलते हैं। ये हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स का भाग हो गया, ठीक है। और हर स्थिर वस्तु क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, ये भी आप जानते हैं। तो अब कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहता है, देखिए ये बोलता ये है, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। यदि कोई वस्तु इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, यदि कोई पिंड है, देखिए ये जो पिंड है इसमें 3 फोर्सेस लगे हैं, इन तीनों फोर्सेस की वजह से ये वस्तु क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसका हर भाग, कोई भी छोटा सा मैं स्लाइस काटूं इसमें से, जैसे मैं इसको इस बीच से काटता हूँ, ठीक है, तो इसका हर भाग क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में होना है तो क्या होना चाहिए, देखिए अगर मैं ऐसा फोर्सेस लगाऊंगा तो ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें अंदर में इंटरनल फोर्सेस आते हैं, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे भागों में लगा होगा,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा इस फोर्सेस की वजह से, अदरवाइज इसका रिजल्टेंट फोर्स तो इस डायरेक्शन में कहीं आएगा, अदरवाइज इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं ऐसा आएगा रिजल्टेंट फोर्स, अगर ये इंटरनल फोर्सेस नहीं आएगा तो। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये काम करते हैं, इसमें ये हम लोग ये ले लेते हैं, इसमें एक फोर्स है, इसमें एक फोर्स है, ये टेंसाइल नेचर के हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि यदि ये बॉडी इक्विलिब्रियम है तो इसका एक भाग मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं ए बी कर देता हूँ इसको। तो ए बी भाग को यदि मैं देखूँ तो इट शुड ऑल्सो बी इन इक्विलिब्रियम, इसको भी क्या होना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा। तो भाई ये इक्विलिब्रियम में कैसे होगा बताइए मुझे, है ना। ये हो गया ए बी भाग हो गया, ये भाग हो गया बी सी भाग हो गया, है ना। ये जो हिस्सा है ये वो कॉमन है, ये दोनों को सेपरेट किया इसलिए दिखाई दे रहा है, ये पी है। अब ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इधर कोई वस्तु आएगा, फोर्स आएगा, इधर एक फोर्स आएगा, तो ये होता है इंटरनल फोर्स। ये कब इक्विलिब्रियम होगा, जब इधर एक फोर्स आएगा, तो ये हो गया इंटरनल फोर्स। तो ये दोनों जो हैं इंटरनल फोर्सेस हैं, है ना। तो इंटरनल फोर्सेस तभी आते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स होता है ना। क्योंकि अगर वस्तु इक्विलिब्रियम में है तो उसका हर छोटा से छोटा हिस्सा भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। और एक आप जानते हैं बात, यदि किसी चीज़ को आप लंबा करना चाह रहे हैं, खींच रहे हैं, तो ऐसा होता है क्या कि बस ये जो भाग है यहीं पे इसकी लंबाई में परिवर्तन होता है, चेंजेस आता है क्या, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में ज़रूर पड़ता है, बीच में ही फ़र्क पड़ता है। इसीलिए ये जो टेंसाइल फोर्स होता है वो पूरे भाग में लगता है, ठीक है, ये पूरे भाग में लगेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्नर पे लगेगा, पूरे भाग में लगेगा। तो यहाँ से आपका आता है, डेवलप होता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं, ताकि ये वस्तु के कोई भी भाग को इक्विलिब्रियम में कर सकें। चलिए आगे आते हैं। तो हो गया हमारा इक्विलिब्रियम की कॉन्सेप्ट हो गया। इसके बेसिस पर हम जो है कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल्स होंगे वो इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें। जैसे ये जो एक बॉडी है, इसमें टेंसाइल फोर्स F और F लगा है इसमें, तो इसको ए बी भाग है, ये बी सी भाग है और ये सी डी भाग है। अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो कौन सा इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये ए बी भाग भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए, बी सी भाग भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए और सी डी भाग भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसको अलग अलग कर देते हैं। देखिए ये कॉमन पॉइंट है, ये जो बी है और ये जो बी है, ये यही वाला हिस्सा है, एक ही है वो, है ना। ये अलग अलग, ये और ये अलग अलग नहीं है। तो अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये फोर्स आया, है ना। अब इस फोर्स को बैलेंस करेंगे, ये फोर्स आया। अब देखिए यहाँ पर बी पर कितना फोर्स लगा है, बी पर कितना फोर्स लगा है, कुछ नहीं लगा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ एक फोर्स आता है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, इसको अब मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे कि ये जो है 3 भाग है इसमें, ये हो गया भाग ए बी, ये हो गया भाग आपका बी सी भाग हो गया, एंड दिस वन इज आपका सी डी भाग हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करने के लिए आप इधर एक फोर्स जो लगा है उसको तो लगा दीजिए। यहाँ पर तो एक्सटर्नल फोर्स लगा है, तो ये जो दोनों फोर्स हैं वो बाहरी फोर्स हैं, एक्सटर्नल फोर्स हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के हिसाब से, क्योंकि ये वस्तु इक्विलिब्रियम में है, कैसे इक्विलिब्रियम में जाने आप, जो समेशन ऑफ एफ एक्स है इक्वल टू 0 है भाई। वाई डायरेक्शन में कोई फोर्सेस नहीं है ही नहीं, तो उसको वो तो ऑलरेडी 0 है। जेड डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, ऑलरेडी 0 है। किसी भी एक्सेस के बाद मोमेंट नहीं है, ऑलरेडी 0 है। सिर्फ हमको जो चेक करना था वो था समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, ये एक्स डायरेक्शन मानते हैं, तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो ये क्या है, वस्तु इक्विलिब्रियम में है। अगर ये वस्तु इक्विलिब्रियम में है तो ये ए बी भाग को, बी सी भाग को, सी डी भाग को भी क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो अब इसको इक्विलिब्रियम में क्या लाने के लिए क्या करेंगे, एक इंटरनल फोर्स यहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या होगा, ये इंटरनल फोर्स यहाँ पर जनरेट होगा, हो गया। अब देखिए बी भाग पर, देखिए बी भाग पर मतलब ये वाले हिस्से पर आपका कोई लोड लगा है क्या, नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो समेशन ऑफ फोर्सेस होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो ये 0 तब होगा जब इधर एक फोर्स P आएगा।
अब देखिए बी पर ये और ये दोनों का वेक्टर सम करेंगे। यहाँ पर इन दोनों का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ही बिंदु है, एक ही पार्ट है, ये बी है, तो बी पर कोई लोड नहीं लगा है, तो यहाँ पर ये दोनों को मिलाने के बाद भी कोई लोड नहीं आना चाहिए। तो ये अगर इधर पी है तो इधर उल्टी डायरेक्शन में पी कर देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में वेक्टर सम 0 हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए ये आएगा पी, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं सी पर भी कोई फोर्स नहीं लगा है, यहाँ पर इस 6 से पर कोई फोर्स नहीं लगा है, तो सी पर भी ये पी है तो ये माइनस पी होना चाहिए, तब जाकर कि इनका ये क्या होना चाहिए, हो जाएगा ये भी सी पर, पार्ट सी पर फोर्सेस 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हर भाग पर टेंसाइल फोर्स लगा है और हर हिस्सा जो है लंबा होता है। सिर्फ ये हिस्सा लंबा होगा ऐसा नहीं है, बीच वाला हिस्सा भी क्या होता है, लंबा होता है, मतलब कि वहाँ पर फोर्सेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ये एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, बट दिस इज ये चारों इंटरनल फोर्सेस हैं। तो ऐसा आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, इसके बेसिस पर आपको न्यूमेरिकल भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर्स को पूछेगा नहीं ये, उसमें दिया है टाइप्स ऑफ लोड देखते हैं हम, ठीक है। आज के सेशन में तो हम न्यूमेरिकल नहीं करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ लोड आप लोग जानते हैं, पहला टेंसाइल फोर्स होता है, ये आप देख लीजिए। टेंसाइल फोर्स जो वस्तु को खींच रहा है, टेंसाइल फोर्स मतलब देखिए, टेंसाइल फोर्स तब होगा जब दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा। मैं क्या बोल दिया जी, हैं, ये जो फोर्स है ये P है, ये P है, तो दोनों का जो फोर्स एक ही लाइन पर होना चाहिए, एकदम सीध में होना चाहिए, इनमें से एक लाइन गुजरना चाहिए, मतलब दोनों की कार्य रेखा या लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन विपरीत होना चाहिए, तभी तो ये दोनों इस वस्तु को खींच पाएंगे। तो जहाँ पर भी वस्तु लंबा होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि आप अगर सीलिंग फैन का रॉड देखेंगे तो उसमें एक भार लटका हुआ है जिसकी वजह से रॉड लंबा होने की चेष्टा कर रही है, तो वहाँ पर टेंसाइल फोर्स है। जहाँ पर भी, या फिर आप कहीं पे झूलते हैं तो वहाँ पर आपके ऊपर भी टेंसाइल फोर्स लगेगा। जहाँ पर भी वस्तु लंबा होने की कोशिश हो रही है वहाँ पर टेंसाइल फोर्स है, ठीक है, ये हो गया टेंसाइल फोर्स। दूसरा होता है कंप्रेसिव फोर्स, जस्ट उल्टा, इसमें भी फोर्सेस सेम होंगे, इसमें भी फोर्सेस क्या होंगे, एक ही लाइन पर होंगे, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, सेम होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, बट ये क्या कर रहे हैं, सब चीज़ सेम होने के बाद ये कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ होगा माइनस में होगा, यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ होगा वो प्लस में होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है कंप्रेशन फोर्स। जहाँ पर भी वस्तु की लंबाई छोटा होने की कोशिश हो रही होगी, जैसे आप जो खड़े होते हैं, है ना, तो आपके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगता है, आपका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, आपका जो धरती से रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, तो आपके ऊपर एक कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। या किसी चीज़ के ऊपर में हम किसी वस्तु को रख दिए हैं, या फिर टेबल है, टेबल का जो पैर है, टेबल के पैर में क्योंकि भार को सहन कर रहा है प्लस खुद का भार भी है, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आपका टेबल है, उसमें जो लेग्स हैं उसके पैर है, वो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है उसमें। किसी चीज़ के ऊपर में कुछ चीज़ रख देते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लगता है। आप अगर चुपचाप खड़े हैं तो भी आपके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। आप किसी वस्तु को ढोते हैं तो उसका भार और आपका भार जो है नीचे जाता है, उसके उतना ही रिएक्शन आपको ऊपर मिलता है, तो आप कंप्रेसिव फोर्स महसूस कर रहे हैं। तो ये आता है का कंप्रेसिव फोर्स। तीसरा होता है शियरिंग फोर्स। तो शियरिंग फोर्स जो होता है आपका ऐसा हो सकता है, या तो ये ऐसा होगा, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा, या फिर ये हो सकता है ऐसा, इसको खींचा जा रहा है, ऐसा इधर से खींचा जा रहा है, तो ये दोनों ही क्या है, शेयरिंग फोर्सेस हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है शेयरिंग फोर्स में, अगर देखेंगे आप शेयरिंग फोर्स में, तो देखिए मान लेते हैं ये भाग है और ये भाग है, ये बीच है कहीं पे, है ना, ये बीच भाग है, तो ये जो फोर्स है P इस भाग को इधर सरकाना चाह रहा है और ये जो है इस भाग को इधर जाना चाह रही है, तो यहाँ से ये वस्तु स्प्लिट हो सकता है, यहाँ से ब्रेक हो सकता है ऐसा, यहाँ से, है ना, क्योंकि ये जो भाग ऊपर वाला इस तरफ जाना चाह रहा है, ये जो भाग है वो फोर्स के प्रभाव में इस तरफ आना चाह रहा है, तो यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है।
दो लेयर आपस में सेपरेट होना चाह रहे हैं तो वहाँ पर होता है शियर फोर्स। ठीक है, वहाँ पर ये दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। देखिए लाइन ऑफ एक्शन क्या है इसका, सेम नहीं है, तो ये हो गया क्या, शेयरिंग फोर्स। तो जैसे आप कैंची होता है, कैंची को अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके ब्लेड जो हैं आगे आगे पीछे रहते हैं, एकदम एक के ऊपर में दूसरा नहीं होता है कैंची का, इसलिए क्योंकि वो फोर्सेस को अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट करने के चक्कर में। ठीक है, तो कैंची से जो पेपर काटते हैं या बाल काटते हैं तो उसमें शियर फोर्स लगता है कैंची से। अगर कैंची की ब्लेड्स एक के ऊपर में दूसरा हो जाएगा तो वो शियर फोर्स नहीं डालेगा, वो कंप्रेसिव फोर्स डालेगा, तब कोई चीज़ कट नहीं पाएगा। तो जहाँ पर भी काटना, ठीक है, जहाँ पर भी कटना, फटना, पेपर को फाड़ते हैं आप, फटना, छिलना, कटना, फटना, छिलना, है ना, और क्या है, शियर, है ना, शियर, या फिर सेपरेट होना, लेयर को सेपरेट होना, स्प्लिट होना लेयर को, है ना, ये शब्द आते हैं तो वहाँ पर होता है शियर फोर्स। संतरे को छिलते हैं, गन्ने को छिलते हैं, दातून को जैसे दो भाग में कन्वर्ट, उसको दो भागों में ब्रेक करते हैं, वो सब क्या है, पेपर को फाड़ते हैं, बाल काटते हैं, ट्रिम करते हैं, वो सारी चीज़ों में शियर फोर्स लगता है। खाना जो दांत में दबता है तो उसमें कंप्रेसिव फोर्स और शियर फोर्स सब लगता है। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स। ठीक है, ये शियर लोड हो गया। इसके बाद है टॉर्सन, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं आप, एक दोनों एंड को उल्टे डायरेक्शन में मोड़ते हैं, इसमें क्या लगा रहे हैं आप, टॉर्क लगा रहे हैं टॉर्सन में, है ना। टॉर्क क्या होता है, सरफेस पर लगाते हैं तो फोर्स इनटू हो जाता है रेडियस। इसका जो ये होगा रेडियस अगर सिलेंड्रिकल है तो इसमें टॉर्क लगाते हैं उल्टी डायरेक्शन में दोनों साइड से, तो ये क्या होता है, एंटन होता है इसमें, है ना, इसमें क्या होता है, एंटन होता है, तो ये हो जाता है टॉर्सन फोर्स। बेंडिंग फोर्स, जैसे आपका ये दीवार से कोई चीज़ जो रॉड है हैंग हो रहा है, यहाँ पर कोई वेट लाद दिए तो क्या होगा इसमें, ये इस तरह से बेंड हो सकता है ना, तो ये हो जाता है बेंडिंग। ठीक है, एक होता है बकलिंग जो कि कंप्रेसिव टाइप की ही लगता है, लेकिन अगर वस्तु की लंबाई बहुत लंबी हो गई, अगर वस्तु की लंबाई बहुत लंबी हो गई और उसमें कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, पतला ज़्यादा है और लंबा बहुत है, तो क्या होगा, ये कंप्रेस होने की बजाय ये इस तरह से बकल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं बकलिंग। तो इस तरह से कुछ लोड है जिनका नाम आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, टेंशन और ये सबको आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, टाइप्स ऑफ लोड या टाइप्स ऑफ फोर्सेस। लोड और फोर्स में क्या अंतर है, बहुत सारे फोर्सेस, जैसे कि किसी वस्तु पर 3-4 टाइप के जो फोर्सेस लगे हुए हैं सबको मिलाकर के लोड कहते हैं हम। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन में होगा। तो ये जो है टाइप्स ऑफ लोड हो गया। टाइप्स ऑफ लोड में हम इस तरह से भी इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है हमारा पॉइंट लोड। ठीक है जी, पॉइंट लोड मतलब किसी बिंदु पर लगना। जब कोई फोर्स किसी एक बिंदु पर लगता है या एकदम छोटे से हिस्से पर लगता है, अगर लेंथ के कंपैरिजन में देखें तो ये जो अगर छोटा सा हिस्सा है बहुत, तो उसको बोल देते हैं पॉइंट लोड। या हो सकता है, एक हो गया पॉइंट लोड हो गया, देखिए लोड जो है हमारा क्या हो गया, एक हो गया हमारा हो गया, एक क्या हो गया हमारा हो गया पॉइंट लोड हो गया, जो क्या लगता है, एक बिंदु पर लगता है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये एक बिंदु पर नहीं लगा है, किसी एक एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैनर है वो अलग अलग हो सकता है भाई, है ना। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जैसे कि हर हिस्से पर बराबर बराबर लोड लगना, हर हिस्से पर क्या, बराबर बराबर लोड लगना। जैसे कि कोई बीम होता है ना, जैसे घर में बीम होता है तो उसमें लगभग वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली नेचर का होता है। लोड यदि हर लेंथ पर हर हिस्से पर बराबर बराबर लगा है तो वो हो गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, दूसरा हो सकता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। वेरिंग मतलब वेरी तो कर रहा है लेकिन वो यूनिफॉर्म मैनर से कर रहा है, मतलब यहाँ से लेकर के 1 मीटर में, मान लेते हैं कि ये 1 मीटर है, 1 मीटर में यहाँ से 0 से जितना बढ़ा, अगले मीटर में वापस से उतना ही बढ़ेगा, अगले फिर 1 मीटर में उतना ही बढ़ेगा, अगले फिर 1 मीटर में उतना ही बढ़ेगा। तो ये यूनिफॉर्म मैनर में बढ़ते जा रहा है या घटते जाएगा, है ना। तो यूनिफॉर्म मैनर से जब वो बढ़ता है या घटता है लोड किसी वस्तु पर तो हो जाता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसका सी भी हो सकता था, नॉन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। नॉन यूनिफॉर्मली वेरिंग
लोड, ये तीसरा भी हो सकता था कि उसका कुछ हिसाब किताब ही नहीं है भाई, उसका कुछ क्या है, हिसाब किताब ही नहीं है, कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी कुछ भी हो गया, बढ़ गया घट गया। ठीक है, ठीक है, तो ये तीसरा क्या हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यहाँ पे ए बी सी तीन कैटेगरी हो जाता है। ठीक है, तो आप जो लोड को इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर एक मैं एग्जांपल पूछता हूँ आपको इसको ज़्यादा समझाने के लिए, कि यदि ये कोई आदमी है, इस बीम पे इतना लंबा है और इतना छोटे से हिस्से पैर से वो खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, टच नहीं हो पाया, लेकिन आप मान लीजिए इसको खड़ा है। ठीक है, तो अगर ये छोटा सा हिस्सा है, लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, अगर लेंथ से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत छोटा है, इसको आप पॉइंट लोड कंसिडर कर सकते हैं। देखिए, किसी बिंदु पर लोड नहीं लगता है कभी भी, कुछ ना कुछ हिस्सा एरिया तो लेगा ही लेगा। अगर लेंथ के कंपैरिजन में जो एरिया है छोटा है तो उसको आप पॉइंट लोड कंसिडर कीजिए। लेकिन यही इसी को मैं बोलूँ कि आदमी जो है इस बीम पर लेट गया यहाँ से यहाँ तक, अब इसको पॉइंट लोड कंसिडर करेंगे क्या? नहीं। अब ये अगर मैं इसको हर तरफ उसका वेट समान होगा तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मानेंगे, है ना। शॉर्टकट में इसको यू डी एल लिखते हैं, तो कहीं पे यू डी एल लिखा रहा है तो आप समझ जाना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो आपको इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह कंसिडर करना पड़ेगा। हालांकि है नहीं यूनिफॉर्म, क्योंकि वेट तो सिर तरफ कुछ होगा, पैर तरफ कम होगा, इस तरह से डिफरेंट है, बट वो एक तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद आते हैं स्ट्रेंथ में। स्ट्रेंथ यानी होता है हिंदी में सामर्थ्य, ताकत, है ना भाई, ताकत, मटेरियल का ताकत, आपका ताकत नहीं पूछ रहे हैं, किसी मटेरियल का ताकत कितनी है, क्षमता कितनी है। देखिए क्या बोल रही है, किसी मटेरियल का स्ट्रेंथ वो है, देखिए, किसी मटेरियल द्वारा लोड को सह पाने की क्षमता बिना फेल हुए। ठीक है, तो क्या हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड एन अप्लाइड लोड विदाउट फेलियर। बिना फेल हुए, क्या कह सकते हैं, बिना फेल हुए लोड को सह पाने की जो अधिकतम क्षमता है, बिना फेल हुए कोई मटेरियल कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोड को सहन कर सकता है, उसी को उसकी क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और इसका यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये मैक्सिमम फोर्स, पी मैक्सिमम फोर्स दैट ए मटेरियल कैन विथस्टैंड विदाउट फेलियर, मैक्सिमम फोर्स जो ये सहन कर सकता है डिवाइड बाय एरिया, है ना, मैक्सिमम फोर्स जो ये सहन कर सकता है बिना फेल हुए, उसको बोलते हैं हम उसकी ताकत, स्ट्रेंथ। ये मैक्सिमम है और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मतलब अगर कोई मैं स्टील लेके आया हूँ सेम ग्रेड का, तो वो उसकी प्रॉपर्टी जो है लोड पर निर्भर नहीं करेगा, उसकी प्रॉपर्टी लोड लगा है नहीं लगा है, कितना लगा है, इस बात पर उसकी जो स्ट्रेंथ है निर्भर नहीं करता। मटेरियल मैक्सिमम लोड कितना सहन कर सकता है बिना फेल हुए, इस बात पर निर्भर करता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, दिस इज नॉट ए प्रॉपर्टी, स्ट्रेस इज नॉट प्रॉपर्टी। अप्लाइड लोड डिवाइड बाय ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया। वैसे तो इंटरनल फोर्सेस, देखिए स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, इंटरनल फोर्सेस डिवाइड बाय अफेक्टेड एरिया बोलना चाहिए, इसमें अफेक्टेड एरिया बोलना चाहिए, बेटर है। इंटरनल फोर्सेस डिवाइडेड बाय अफेक्टेड एरिया, जो भी एरिया अफेक्टेड होगा वो हो जाता है इसका, है ना। लेकिन टेंशन और कंप्रेशन के केस में हम ऐसा कर सकते हैं, अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाय ओरिजिनल, यानी कि स्टार्टिंग में जो था लोड को लगाने से पहले वो क्रॉस सेक्शन एरिया, इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस तभी आएगा जब उसमें लोड लगेगा, जब उसमें लोड लगेगा तभी उसमें क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। इसको भी सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसका भी सेम मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो अब डिफरेंस क्या है, अब डिफरेंस क्या इसमें,
स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी है मटेरियल का, लोड घटे बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है। स्ट्रेस तभी आएगा जब लोड आएगा, ठीक है, दोनों में अंतर हो गया। यूनिट वाइज फॉर्मूले वाइज ये है डिफरेंस। देखिए मटेरियल कब आपका परफॉर्म करते रहता है सेटिस्फैक्ट्री, कब फंक्शनिंग होता है, जब स्ट्रेस को हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए स्ट्रेंथ से। यदि मटेरियल का स्ट्रेस लेवल स्ट्रेंथ तक पहुंच गया तो वो हो जाएगा फेल। स्ट्रेस को हमेशा, यदि आपको उसमें मटेरियल से काम लेना है, फंक्शनिंग रखना है उसको, तो स्ट्रेस को हमेशा स्ट्रेंथ से कम होना पड़ेगा। यदि स्ट्रेस स्ट्रेंथ के बराबर पहुंच जाएगा तो मटेरियल जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। ये है दोनों में अंतर, डिफरेंस देखिए। स्ट्रेस इज नॉट प्रॉपर्टी, स्ट्रेंथ इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि लोड बढ़े घटे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रेस प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसमें स्ट्रेस तभी आता है जब फोर्स लगाते हैं। फोर्स बढ़ेगा तो स्ट्रेस भी बढ़ेगा, फोर्स नहीं होगा तो स्ट्रेस भी नहीं होगा। बट स्ट्रेंथ तो वो मैक्सिमम फोर्स को सहन करने की एबिलिटी है, तो मैक्सिमम सहन की जो क्षमता है वो तो उतनी ही रहेगी। इट डिपेंड्स ऑन अप्लाइड लोड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अप्लाइड लोड। ये लोड जो है जीरो घटते बढ़ते रहता है लोड के हिसाब से, है ना। वी लिमिट द स्ट्रेस लेवल एज मिनिमम एज पॉसिबल। स्ट्रेस अच्छा नहीं है, स्ट्रेस अच्छा नहीं है तो हम क्या चाहेंगे, स्ट्रेस कम से कम हो ये चाहेंगे, जबकि स्ट्रेंथ मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा हो ये चाहेंगे। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेंथ। देखिए जब भी स्ट्रेस जो है स्ट्रेंथ तक पहुंच जाएगा तो मटेरियल फेल हो जाएगा, तो वहाँ तक पहुंचने देना नहीं है। ये हो गया डिफरेंस दोनों में। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, आते हैं स्ट्रेस के प्रकार देखेंगे। इसमें दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, एक सिंपल स्ट्रेस और एक डायरेक्ट स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। सिंपल स्ट्रेस को सिंपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखिए जब टेंसाइल फोर्स लगाता हूँ तो टेंसाइल फोर्स ही लगता है, कंप्रेसिव लगाता हूँ तो कंप्रेसिव लगता है, जिस नेचर का लगाता हूँ उसी का असर होता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल बोलते हैं या डायरेक्ट बोलते हैं। देखिए इसमें जो आपका टेंसाइल स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस मतलब ये P बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इसका टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, या कंप्रेसिव स्ट्रेस है या शियर स्ट्रेस है। ये जो तीन स्ट्रेस हैं वो आते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस के अंदर में, जबकि आपका बेंडिंग और ट्विस्टिंग जो आते हैं वो इनडायरेक्ट स्ट्रेस के अंदर आते हैं, है ना। डायरेक्ट स्ट्रेस के केस में क्या होता है, या तो जो आपका फोर्सेस है वो कोएक्सियल होंगे, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे होंगे, जैसे कि इसमें टेंशन और कंप्रेशन के केस में होगा, और या तो फिर शियर के केस में जैसे होता है वो पैरेलल होते हैं, है ना। तो इसमें जो ये लोड होते हैं या तो उसी लाइन पर होंगे या फिर क्या होंगे, पैरेलल होंगे मेजर एक्सिस के। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो मेजर एक्सिस होता है जैसे कि ये है इनडायरेक्ट में, तो ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर फोर्सेस लगते हैं इसमें, तो ये डिफरेंस है। यहाँ पर एक्सिस क्या ऐसा है, फोर्स कैसे लग रहा है 90 डिग्री पे लग रहा है, तो ये हो गया आपका क्या बेंडिंग। तो बेंडिंग जो इनडायरेक्ट स्ट्रेस होते हैं उसमें क्या होता है, फोर्सेस परपेंडिकुलर लगते हैं, और उसके कारण से अन्य टाइप के भी स्ट्रेसेस उसमें डेवलप हो जाते हैं। जैसे मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, रोटेट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे टॉर्क लगाता हूँ, तो ये टॉर्क करने का क्या मतलब है, यहाँ पर एक फोर्स लगा है ना भाई, ये फोर्स इंटू रेडियस, तो यहाँ पर ये जो आपका बोर्ड है उसके परपेंडिकुलर ऐसा कुछ लगा होगा, मैं बना नहीं पा रहा हूँ इसको, इसके परपेंडिकुलर इसके लंबवत लगा होगा, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो फोर्स है वो दोनों क्या होंगे, लंबवत होंगे। ये जो आपका स्क्रीन है इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा होगा, और ये जो डिस्टेंस है आपका ऐसा है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में लंबवत होंगे, तो इसमें भी परपेंडिकुलर फोर्स लगता है। तो कहने का मतलब ये है, सिंपल स्ट्रेस की वजह से उसी का असर दिखता है, टेंशन है तो टेंशन, कंप्रेशन है तो कंप्रेशन, शियर है तो शियर। बट इनडायरेक्ट स्ट्रेस में बहुत सारे आते हैं, उसको मैं बताऊंगा आगे। सिंपल स्ट्रेस के केस में आपका जो फोर्सेस होते हैं वो कोएक्सियल होते हैं या फिर वो पैरेलल होते हैं मेजर एक्सिस के। लेकिन इनडायरेक्ट स्ट्रेस में क्या होते हैं, वो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। इसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी कह सकते हैं भाई, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, है ना। देखिए मैं एक्सिस दो टाइप की बता देता हूँ, आगे आपको काम आने वाला है। ये आपका मान लीजिए ऐसा है, कुछ कंपोनेंट है, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर होगा वो
लेटरल एक्सिस, ये क्या हो जाता है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, और ये लेटरल एक्सिस। दो लेटरल एक्सिस होंगे इसमें, ये जो स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर में भी एक लेटरल एक्सिस होगा। तो ये हो गया, दोनों में अंतर समझ में आया। आगे जो एक लोड की वजह से कैसे अन्य लोड निकलते हैं वो भी आगे बताऊंगा मैं। जैसे बेंडिंग में बता देता हूँ मैं, अभी आपको समझा देता हूँ। बेंडिंग में क्या होता है, जब हम किसी मटेरियल को बेंड करते हैं, सपोज़ इसको मैं बेंड करता हूँ, ऐसा है ये जब बेंड होगा तो क्या होगा, कुछ इस तरह से ये आएगा, कुछ इस तरह से इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। ऊपर वाला हिस्से को देखेंगे, बीच में क्या आता है, न्यूट्रल एक्सिस आएगा। ये जो बीच में आएगा वो न्यूट्रल एक्सिस आएगा। बीच में क्या आएगा जी, न्यूट्रल एक्सिस आएगा आपका। ऊपर वाला हिस्से को जो लंबाई वो डेल्टा एल से बढ़ चुका होगा, नीचे वाला हिस्से का जो है लंबाई वो डेल्टा एल से माइनस हो गया होगा। आगे कहीं पे होगा तो मैं अभी बताता आपको। ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेंडिंग स्ट्रेस के केस में, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ पर इस लेयर पर क्योंकि ये जो डेल्टा एल की लंबाई में कमी हुई है, लंबाई में कमी होने का मतलब क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहाँ पर ये देखेंगे तो लंबाई में क्या हो रही है, वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, टेंसाइल स्ट्रेस। ऊपर वाला भाग टेंशन है, नीचे वाला भाग कंप्रेशन में है, क्योंकि लंबाई में कमी हो रही है। न्यूट्रल एक्सिस की बात करेंगे तो नो चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो टेंशन नो कंप्रेशन। कहाँ पर, न्यूट्रल एक्सिस पर, नो टेंशन और नो कंप्रेशन, ठीक है जी। नो टेंशन नो कंप्रेशन किसमें, न्यूट्रल लेयर पे। ऊपर में अगर देखेंगे यहाँ पर हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेस, इसके जस्ट नीचे वाले लेयर पे आऊँगा तो मैं जैसे ऊपर से नीचे आते जाऊँगा तो टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू कम होते जाएगा। सबसे ऊपर में क्या, हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। जैसे जैसे मैं टॉप से नीचे की ओर आऊँगा टेंसाइल स्ट्रेस घटता जाएगा, ठीक है, क्योंकि लंबाई यहाँ पर घटती जा रही है ना। और न्यूट्रल लेयर पर आकर क्या हो जाएगा, लंबाई में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है, सारा लंबाई में जो ऊपर वृद्धि हुआ है वो ऊपर ही हुआ है। सबसे ऊपर वाले लेयर में सबसे ज़्यादा लंबाई में वृद्धि हुई है, उसके जस्ट नीचे वाले लेयर पे लंबाई में वृद्धि कम है, और नीचे आएंगे लंबाई में वृद्धि कम है। इसका मतलब है कि टेंसाइल स्ट्रेस घटते जा रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये टेंसाइल स्ट्रेस है, ये टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, और न्यूट्रल लेयर पर आकर के क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जैसे ही न्यूट्रल लेयर से नीचे आएंगे लंबाई में कमी हुआ है, मतलब उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस शुरू हो चुका है। तो जैसे ही हम न्यूट्रल लेयर से नीचे आएंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस कुछ आएगा, और नीचे आएंगे बढ़ेगा, और नीचे आएंगे बढ़ते जाएगा। सबसे बॉटम मोस्ट लेयर पर कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो इस तरह से एक फोर्स लगाया था मैं, बेंडिंग फोर्स, उसके वजह से सबसे ऊपर वाले भाग पर टेंशन, न्यूट्रल लेयर के ऊपर वाले भाग पर पूरे में टेंशन, न्यूट्रल लेयर के नीचे वाले भाग पे पूरे कंप्रेशन, ऐसा आ गया। इसमें शियर भी आता है। शियर फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये है, मैक्सिमम शियर फोर्स जो है यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस पर आएगा। ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। तो मैक्सिमम शियर फोर्स यहाँ पर आएगा, टॉप में जीरो होगा, बॉटम में जीरो होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखेंगे यदि अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस की बात करूं तो दो लेयर बना देता हूं मैं, जिसमें से ये बीच वाला क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। ऊपर वाले भाग में टेंशन फोर्स है, वस्तु लंबा होना चाह रहा है, नीचे वाले भाग पे कंप्रेशन है। तो क्या आपको ये जो लेयर है इसमें स्प्लिटनेस देखने को मिल रहा है, क्या ऊपर वाला भाग लंबा होगा तो और नीचे वाला भाग छोटा होगा, तो ऐसा कुछ स्प्लिट नहीं होगा। ये मैं इसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कर रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, स्प्लिटनेस आ रहा है, इसकी वजह से क्या है, इसमें शियर स्ट्रेस है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस पे हो रहा है। ऊपर वाले भाग पे ही भी है। ऊपर वाले भाग पे कैसे है, सबसे टॉप लेयर है ये, टॉप लेयर मतलब मैक्सिमम शियर टेंसाइल स्ट्रेस है। बॉटम लेयर पे थोड़ा सा फोर्स कम है, जिससे कि वो कम लंबा होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, इसमें शियर स्प्लिट होने की संभावना है यहाँ पे, इसलिए क्या इसमें भी शियर स्ट्रेस आ रहा है। ऊपर वाले लेयर पर कोई कंपैरिजन करने के लिए है नहीं, तो ऊपर नीचे में क्या हो गया, जीरो हो गया।
इस तरह से एक स्ट्रेस लगाइए, मल्टीपल स्ट्रेस उसमें पैदा हो जाते हैं। तो हो गया बेंडिंग स्ट्रेस। और ट्विस्टिंग फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं सिंपल स्ट्रेस इसलिए बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस इसलिए बोलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स, देखिए ये जो फोर्स है टेंसाइल स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ध्यान देना, ये जो फोर्स है दैट फोर्स डिवाइडेड बाय ये क्रॉस सेक्शन एरिया। अफेक्टेड एरिया कौन सा है, दिस एरिया इज अफेक्टेड। भाई साहब ये क्रॉस सेक्शन एरिया है जो अफेक्टेड है, तो ये जो हो जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, फोर्स डिवाइड बाय अफेक्टेड एरिया, ये अफेक्टेड हो रहा है एरिया क्रॉस सेक्शन। कंप्रेसिव स्ट्रेस के केस में सिमिलरली, कंप्रेसिव स्ट्रेस के केस में क्या हो जाएगा, दिस फोर्स डिवाइडेड बाय ये जो यहाँ पर ऐसा करके क्रॉस सेक्शन मिल रहा है, ये जो आपको ऐसा करके क्रॉस सेक्शन मिल रहा है ना, ये एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्या हो जाएगा सिग्मा सी। यदि फोर्स कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, टेंसाइल फोर्स है तो टेंसाइल स्ट्रेस होगा। ठीक है, ये मेजर एक्सिस है, या फिर इसको आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी कह सकते हैं। ये मेजर एक्सिस या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये है ना। देखिए ये जो है आपका न्यूट्रल एक्सिस भी कह सकते हैं, इसको न्यूट्रल एक्सिस भी कह सकते हैं। न्यूट्रल एक्सिस को न्यूट्रल एक्सिस इसलिए कहते हैं, बेंडिंग के केस में तो खास कर इस्तेमाल होता है क्योंकि उसके ऊपर में टेंसाइल होता है, नीचे में कंप्रेसिव होता है। न्यूट्रल लेयर का जो है वो डायमेंशन है चेंज नहीं हुआ होता है, एक्सिस ऑफ द मेंबर। शियर के केस में अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि शियर के केस में ये जो है ऐसा मुड़ेगा, ये टूटेगा तो कैसा टूटेगा, ऐसा बीच से टूटेगा, क्योंकि भाई ये जो भाग है ऊपर वाला इधर जाना चाह रहा है, नीचे वाला भाग इधर जाना चाह रही है, तो ये कहाँ से छिड़ेगा, ये बीच से छिड़ेगा, शियर होगा ये बीच से, है ना। यहाँ पर कैसे होगा, ये यहाँ से शियर होगा। तो आपको इस सेक्शन को लेना ना, यहाँ पर ये इस एरिया को लेना है, बट यहाँ पर क्या लेना है, ये जो एरिया है आपको इस एरिया को लेना है, दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एरिया आपका अफेक्टेड है। तो यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन एरिया मत लेना शेयर के केस में। तो शेयर स्ट्रेस को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, फोर्स बाय अफेक्टेड एरिया, इसलिए लिखना जरूरी है। ये वाला एरिया है, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं लेना है आपको, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, इस केस में ये वाला है, कहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, है ना भाई, यहाँ से टूटेगा तो ये एरिया आएगा यहाँ पे। चलिए ये हो गया शियर स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस, जैसे बताया कि वो जो एक्सिस ऑफ द मेंबर के परपेंडिकुलर फोर्सेस लगते हैं और एक फोर्स लगने की वजह से शियर, कंप्रेशन, टेंशन सब आते हैं। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस हो गया भाई। ट्विस्टिंग स्ट्रेस क्या है, टॉर्क इंटू रेडियस हो जाता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे टॉर्क निकालूँ तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स जो लग रहा होगा यहाँ पे, ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, फोर्स इंटू रेडियस, ये जो रेडियस है दैट रेडियस इंटू फोर्स को मल्टीप्लाई करने पे टॉर्क मिलता है, इसकी वजह से एंठन आता है। ठीक है, तो हो गया। कंबाइंड स्ट्रेस क्या होता है जी, जब एनी कॉम्बिनेशन, देखिए जब डायरेक्ट स्ट्रेस कुछ लगा हो